हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, साइंस का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं और दोनों पार्ट में हम लोगों ने फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ठीक है, आज का जो पार्ट 3 है इसमें हम लोग बायो के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम में अगर साइंस पूछी जाती है तो बायो का पोर्शन सर्वाधिक पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बायो के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और ये जो आपके हैं ये आपके घटना चक्र के 2 लेसन्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है जीव विज्ञान की उपशाखाएं और दूसरा है जैव विकास। दोनों से संबंधित इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न इसमें आए हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम हुआ है लगभग तो कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है? तो वो इसका राइट आंसर है आपका 2 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, 2 अरब वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नील हरित शैवाल, कवक, युग्लिना या अमीबा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, नील हरित शैवाल। तो सबसे पुराना जीव कौन सा है आपका? नील हरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चार्ल्स डार्विन कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। तो ये भी आप लोग याद रखिए, चार्ल्स डार्विन जो इंग्लैंड के थे, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। इंग्लैंड के, ठीक है, इंग्लैंड के थे और इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया था। ठीक है, और इसको वर्णवाद भी कहते हैं। ठीक है, जो आपका डार्विनवाद है उसे वर्णवाद भी कहते हैं। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम था प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। ठीक, इसमें ये तीनों चीजें थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? लिनियस, लैमार्क, डार्विन या मेंडल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, डार्विन। ठीक है, जो पुस्तक ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज लिखी है वो लिखी है आपने चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, नेक्स्ट है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्पेंसर ने, डार्विन ने, वॉसेल ने या हेक्सले ने? इसका भी जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, डार्विन ने। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को, ठीक है, न्यूटन, आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन या लैमार्क? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका डी, लैमार्क ने। ठीक है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो इसका आंसर होगा आपका लैमार्क। ठीक है, जैव विकास परिकल्पना का पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक। ठीक है, लैमार्क का लैमार्क कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। डार्विन इंग्लैंड के थे और ये फ्रांस के थे। ठीक है, तो फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया था। इनकी पुस्तक का नाम था फिलोसफी जूलॉजिक। फिलोसफी, ये भी लिख लीजिए आप लोग, फिलोसफी जूलॉजिक। ठीक है, जूलॉजिक, ये लैमार्क की पुस्तक का नाम था। नेक्स्ट है, विकास की उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हक्सले ने, डार्विन ने, लैमार्क ने या ह्यूगो डी ब्रीज ने? ह्यूगो होगा ये, ह्यूगो डी ब्रीज ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, ह्यूगो डी ब्रीज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने। नेक्स्ट है, विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन या प्राकृतिक वर्ण? इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, प्राकृतिक वर्ण। यहां से थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूं क्योंकि एक ही कलर में हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका प्राकृतिक वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है? किसमें किया जाता है? अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, प्राकृतिक चयन से या उपार्जित लक्षणों की वंशागति से? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? तेंदुआ, बाघ, सिंह या चीता? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, चीता। ठीक है, चीता है आपका, क्योंकि प्रश्नगत जो विकल्प दिए गए इसमें चीता ही अकेला पशु है जो भारत में विलुप्त घोषित किया गया। तो चीता भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, मनुष्य के हाल का पूर्वज है। जावा मनुष्य, क्रोमैग्नॉन मनुष्य, नियंदरथल मनुष्य या फिर पेकिंग मनुष्य। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, क्रोमैग्नॉन मनुष्य। ठीक, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? क्रोमैग्नॉन मनुष्य, क्रोमैग्नॉन। नेक्स्ट है शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म, एक आदिमानव जाति, पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त एक गुफा तंत्र या भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक कल्प। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक आदिमानव जाति मतलब स्पीसीज। ठीक है, यह डेनिसोवन एक आदिमानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। ठीक है, और पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी। 2010 में साइबेरिया से प्राप्त, ठीक है, गुफाओं में इसके अस्थि से इसकी पहचान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कियोप्टेरिक्स है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, जुरासिक काल का सरीसृप, ट्राइएसिक काल का सरीसृप या ट्राइएसिक तथा जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। आर्कियो आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों से मिले हैं। ठीक है, यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था, मतलब सरीसृपों और पक्षियों के बीच की कड़ी एक तरीके से इसको माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैमथ पूर्वज हैं किसके हैं? मैमथ, मैमथ किसका पूर्वज है? कुत्ते का, घोड़े का, ऊंट का कि हाथी का? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, हाथी का। मैमथ जो है वो हाथी का पूर्वज माना जाता है मैमथ को। डायनासोर थे, क्या थे? सीनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, पैलियोजोइक एम्फीबिया या मेसोजोइक सरीसृप? तो इसका जो राइट आंसर है डायनासोर थे। ठीक है, मेसोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, पेंगोलिन, कच्छप बाज, सेलामेंडर, अजगर, कंगारू या मेढक, केकड़ा, झींगा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, सेलामेंडर, अजगर, कंगारू। ठीक है, तो सेलामेंडर का विकास काल सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व, 360 मिलियन, 300 सैलामेंडर का 360 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, और कंगारू का सबसे बाद में हुआ था। ठीक है, तो यही आपका सही होगा। लगभग कंगारुओं का सबसे बाद में हुआ था 145 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जंतु विज्ञान अध्ययन कहलाता है। जंतु विज्ञान अध्ययन क्या कहलाता है? केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवर दोनों का या जीवित व मृत वनस्पति दोनों का? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, जीवित व मृत जानवरों दोनों का। जंतु विज्ञान है तो इसमें जानवरों से ही संबंधित होगा। नेक्स्ट है कूट, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये देखिए आपका सूची 1 में पक्षी, वंशागत, पर्यावरण, जीवाश्म है। सूची 2 में पेलियो बायोलॉजी, इकोलॉजी, अनिर्थोलॉजी या जेनेटिक्स, इनको आपस में इनके मिलान करने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 3, 4, 2 और 1। तो इसको मिला लीजिए। ए का 3 पक्षी, अनिर्थोलॉजी, B4 वंशागत, जेनेटिक्स, C2 पर्यावरण, इकोलॉजी और जीवाश्म, पेलियो बायोलॉजी। इसको इस तरीके से देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। फूलों के अध्ययन को कहते हैं फ्रेनोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी या पैलिनोलॉजी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, एंथोलॉजी होगा, एंथ्रो नहीं होगा। ठीक है, एंथो, एंथो होगा, सिर्फ एंथ्रो नहीं होगा। ठीक है, ये मात्रा नहीं लगेगी नीचे, सिर्फ एंथो होगा, ये नीचे रा की मात्रा नहीं लगेगी। एंथोलॉजी, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। और फ्रेनोलॉजी किसको कहते हैं? फ्रेनोलॉजी जो होता है वो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन इसमें होता है, फ्रेनोलॉजी में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एग्रोस्टोलॉजी जो होता है, एग्रोस्टोलॉजी, इसमें क्या होता है? घास से संबंधित अध्ययन होता है। अब पैलिनोलॉजी में विभिन्न प्रकार के पराग कणों
का अध्ययन होता है, ठीक है। और एंथोलॉजी, एंथोलॉजी एंथ्रो नहीं है, एंथोलॉजी में फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासीटोलॉजी या मेलेकोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, एंटोमोलॉजी, ठीक है। एंटोमोलॉजी किसको कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को। और इक्थियोलॉजी किसको कहते हैं? इसमें मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, मतलब मछली की, ठीक। और फिर पैरासीटोलॉजी, पैरासीटोलॉजी में परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है पैरासीटोलॉजी में। और मेलेकोलॉजी में मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है, संग मोलस्का में जितने भी जंतु आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? पारिस्थितिक विज्ञान, अनुवांशिकी, जनांकिकी या वायरस विज्ञान। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, जनांकिकी, ठीक है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है, मतलब जो यहाँ पे अध्ययन जो जितने भी पूछे जा रहे हैं उनमें से, तो जनांकिकी हो गया। पारिस्थितिक विज्ञान में सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकी में जीवों के अनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। जनांकिकी या जनसांख्यिकी में जनसंख्या एवं मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। और जो वायरस विज्ञान है इसमें विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी, इथनोग्राफी, इथोलॉजी या एथिक्स। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इथनोलॉजी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत के उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स, बायोमोनिक्स, बायोनोमिक्स, बायोनोमी या बायोमेट्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, बायोनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं जंतु विज्ञान का, जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा डी, इनमें से कोई नहीं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत, ठीक है, क्या करते हैं? पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों, यहाँ पे जंतु जीवाश्म है, जंतु नहीं पादप हो तो वो राइट आंसर होगा। पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत, ठीक। रेशम कीट पालन को कहते हैं एपीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर या फ्लोरिकल्चर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, सेरिकल्चर। और बाकी के भी आप लोग देख सुन लीजिए बस। एपीकल्चर होता है व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन, ठीक, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। हार्टिकल्चर इसमें होता है पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। और जो फ्लोरिकल्चर कल्चर होता है इसमें फ्लोरी मतलब फ्लावर से याद रखिए, सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से दिए गए इनमें से कोई एक सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती, फसलों की खेती, सब्जियों की खेती और फलों की खेती, इनको यहाँ पे मिलाना है, कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें जो 26 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी, सब्जियों की खेती, हार्टिकल्चर। बाकी तीनों सही है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है, अभी ऊपर था। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, फलों की खेती पोमोलॉजी कहलाती है। लेकिन जो सब्जियों की खेती होती है वो आपकी हार्टिकल्चर नहीं कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन, फिलोलॉजी, डाक टिकटों का संग्रह, एंटोमोलॉजी, मानव शरीर का अध्ययन, आइकोनोग्राफी, कीट पतंगों का अध्ययन। इसमें से सिर्फ एक ही सुमेलित है, वही आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लेक्सिकोग्राफी, मतलब शब्द का शब्दकोश का संकलन, यही सही है, बाकी गलत है इसमें, ठीक है। जो फिलोलॉजी होती है वो होती है भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन होता है फिलोलॉजी के अंदर, भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। आइकोनोग्राफी में आपका प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन किया जाता है। तो सिर्फ आपका ऑप्शन ए सही है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, अभी जस्ट ऊपर ही हम लोग पढ़ चुके हैं, मानव शरीर की संरचना से, शब्दकोश के संयोजन से, गुप्त लिखावट से, चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ाने से। तो इसका जो राइट आंसर था वो है शब्दकोश के संयोजन से। नेक्स्ट है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हार्टिकल्चर या ऑलेरिकल्चर।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ऑलरी कल्चर। और सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को ऑलरी कल्चर कहते हैं। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? सिल्क, केचुए, शहद या अंगूर? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, विटीकल्चर के अंदर आपके अंगूर उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान या कीटों को मारने का विज्ञान? 31 का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान क्या कहलाता है? कीट संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म या अर्थ वर्म? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, अर्थवर्म। ठीक, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं। केचुआ पालन मतलब वर्मी कल्चर या केचुआ पालन कहते हैं। केचुओं के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। नेक्स्ट है, जेरोटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु, महिलाएं, त्वचा की बीमारी या वृद्ध? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, वृद्ध। जेरोटोलॉजी आपका वृद्धों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडल का, जैव विकास का, डीएनए संरचना का या आनुवंशिकता और विचरण का? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आनुवंशिकता और विचरण का। ठीक है, जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर जीवधारियों के जीनों, आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं? ऑन्कोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरेंटोलॉजी या अनिर्थोलॉजी? इसको हम लोग अभी जस्ट ऊपर एक क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो जेरेंटोलॉजी है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या। पेडोलॉजी, ये तो जो लोग मतलब कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग बहुत गलत बोलते हैं। जो लोग मतलब टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम्स की, क्योंकि पेडागॉजी को वो लोग पेडोलॉजी बोलते हैं, जबकि पेडोलॉजी किससे संबंधित होती है? मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। और लोग पेडागॉजी को पेडोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज कंफर्म हो गई, पेडोलॉजी किससे संबंधित है? मिट्टी से। नेक्स्ट, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सेरोलॉजी या जियोलॉजी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंदर अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन किया जाता है, पर्वतों का अध्ययन। ठीक है, पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, जियोलॉजी में। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेटोलॉजी, अनिर्थोलॉजी, हार्पेटोलॉजी या इक्थियोलॉजी? इसमें जो ऑप्शन है उसी से आप लोग बता सकते हैं, सर्पेटोलॉजी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका सर्पेटोलॉजी। इसके अंदर सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना होता है। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी, इनमें से बेमेल कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, साइकोलॉजी। ठीक है, बाकी तो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी क्या है? ये जीव विज्ञान से संबंधित विधाएं हैं, जबकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान है, ये इससे अलग है। तो जो सबसे अलग है वो है साइकोलॉजी। लास्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन, पादप में कलम लगाना, सब्जियों का अध्ययन या जल संरक्षण? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मृदा विहीन पादप संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते। ठीक है, तो आज के ये 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। इसमें 2 चैप्टर हमारे जैव विकास और जीव विज्ञान की उपशाखाएं, दोनों को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, और अगली वीडियो में हम लोग फिर से बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स होंगे, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको लेके आएंगे, और उसके बाद फिर केमिस्ट्री के लेके आएंगे, फिर से उसके बाद फिजिक्स के लाएंगे। तो इस तरीके से पूरे हम लोग कवर कर लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।